चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 21। ठीक है, तो कॉलम बना लीजिए। अब पहला वाला देखते हैं। पहला वाला क्या कर रहा है? ट्रांजैक्शन की ट्रांसफर। क्या ट्रांजैक्शन। चलो कोई बात नहीं, वही मुगरस को देखिए। ट्रांसफर ऐसे होगा, काट के लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ रुपीज। ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं, ट्रांसफर भी ट्रांजैक्शन ही होता है। ठीक है ना, तो ट्रांसफर लिख लेना वहाँ पर काट करके। ट्रांसफर ऑफ रुपीज 2,50,000। ठीक है, फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इनटू करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। कंपनी जो है अपना पैसा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर रहा है। अरे कहाँ से, अकाउंट कौन देखिए रहा है? अकाउंट तो दोनों अकाउंटे है। एफडी भी अकाउंटे होता है, करेंट भी अकाउंटे होता है, बचत भी अकाउंटे होता है। यानी कि यहाँ पर फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट, फ्रॉम मनी से होता है, यानी एफडी से कहाँ डाल रहा है? सीए में। सीए मनी करेंट अकाउंट। ठीक है, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका बनेगा ट्रांजेक्शन। ये आपका एफडी जो है, ठीक है, और आपका बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ आपका लिखाएगा बैंक अकाउंट के नाम से और एक तरफ एफडी के नाम से आपका अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो आपका पैसा जा कहाँ रहा है पहले ही बताइए। करेंट अकाउंट में जा रहा है। तो करेंट अकाउंट आपका रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? रिसीवर का एंट्री किधर होता है? डेबिट साइड। तो यानी यहाँ पे करेंट अकाउंट जो है उसका एंट्री किधर होगा? डेबिट साइड। यानी यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट होगा, जो भी होगा बैंक का नाम, वो आपका होगा डेबिट साइड। ठीक है, 2,50,000। ठीक है, और 2 में क्या आएगा? 2 में आपका एफडी अकाउंट आएगा, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। 2 में एफडी अकाउंट आएगा 2,50,000। तो एक में कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि एक अकाउंट से दूसरा, यानी एक अकाउंट गिवर हो गया और दूसरा अकाउंट रिसीवर हो गया। एक में कोई दिक्कत नहीं था। नंबर 2 वाला देखिए। नंबर 2 वाला कह रहा है कि फ्री सैंपल के रूप में जो है 3,000 रुपये का जो है क्या हुआ, गुड्स दिया गया है ना। एक में सब ट्रांजेक्शन बस समझने का फेर है और कुछ नहीं है। दिखने में बाहर से सब मुश्किल लग रहा है, लेकिन वो अंदर से सब आसान है। तो गुड्स गिवेन अवे एज फ्री सैंपल, यानी फ्री सैंपल के रूप में 3,000 रुपये का गुड्स। कल समझाए भी थे कि कंपनी जब प्रोडक्शन स्टार्ट करता है किसी भी चीज़ का फर्स्ट टाइम, तो उसका सैंपल मार्केट में वो फ्री भेजता है ना। और वो कंपनी का एक प्रकार का खर्च होता है, क्योंकि कंपनी का तो पैसा लगा है ना जी, तो फ्री में बनाया है, उसका तो लागत लगा है। तो अगर उस लागत लगा हुआ सामान में हम किसी को फ्री में दे दिए, तो इसका मतलब है कि वो हमारा नुकसान होगा। ठीक है ना, लेकिन नुकसान क्यों सहा जाता है? क्योंकि उसमें आगे उसको उम्मीद है कि आगे उससे हम पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, कभी कभी नुकसान भी सहना पड़ता है। मार्केटिंग करता है, खर्च करता है उतना पैसा, तो क्या है वो सब लौट के आता है कभी? तो बहुत सारा चीज कंपनी चलाने के लिए जो है वियर करना पड़ता है, सहना पड़ता है। तो डेबिट साइड आपका बनेगा फ्री सेल्स, फ्री सैंपल जी, फ्री सैंपल। ठीक है, क्योंकि फ्री सैंपल एक प्रकार का क्या हुआ आपका, इसको आप खर्च या लॉस कर सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, वो चला गया, उससे हमको 1 रुपये का बेनिफिट नहीं हुआ। हम मार्केट में अगर 150 पीस भेज दिए सैंपल में कि लीजिए हमारा प्रोडक्ट को चेक करिए, तो दुकानदार हमको 1 रुपया देने वाला नहीं, वो काले देगा, वो तो आप फ्री में दिए हैं। फिर कितना का है? 3,000 रुपये का। अब लेकिन ध्यान देना है यहाँ पर कि वो जो सामान भेजा गया है फ्री सैंपल में, वो किस लिए भेजा गया है? यहाँ पर ट्रिक छिपा हुआ है, वो जो है सेल्स के लिए भेजा गया है। अरे आप सामान बेचिएगा, कंपनी क्या करेगा, सामान बेचेगा, तो क्रेडिट साइड हमको यहाँ पर सेल्स डालना पड़ेगा। ठीक है, परचेज तो अगला आदमी करेगा, तो अगला से हमको क्या मतलब है? हम फ्री सैंपल जो भेजे हैं तो परचेज तो अगला आदमी करेगा, है ना, लेकिन हम क्या करेंगे? अरे हम सेल करेंगे ना जी, तो हम अपना नहीं काउंटिंग कर रहे हैं कि अगला काउंटिंग कर रहे हैं। हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो हम यहाँ पर 3,000 रुपये का एंट्री सेल में डालेंगे। ठीक है,
इसलिए डालेंगे क्योंकि हम 3,000 रुपया जो है फ्री सैंपल में दे दिए, ठीक है ना। तो 3,000 रुपया इधर डालेंगे तो नहीं हिसाब बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि वो सामान वो बिकने वाला सामान था, ऐसे पकड़िए, वो सामान क्या था, वो सामान बिकने वाला था, वो सेल्स का सामान था, लेकिन हम क्या किए उसको फ्री में दे दिए, फ्री सैंपल में। वो सामान तो ऐसा नहीं था कि फ्री के लिए बनाया गया था, वो ऐसा होता है। लेकिन हमारा कंपनी का पॉलिसी है, नियम है कि जब फर्स्ट टाइम उसको है तो उसको हमको फ्री में देना पड़ेगा। लेकिन वो सामान बिक्री का है, उसमें क्या जो मोहर नहीं मारा हुआ है कि वो फ्री का सामान है, लेकिन हमारा पॉलिसी है, हमारा मजबूरी है कि हमको उसको फ्री में कुछ ना कुछ पीस उसका निकालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि सब फ्री में दे देगा, कुछ पीस उसका देना पड़ेगा और उसका एंट्री हमको क्रेडिट साइड में सेल्स में करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान बिक्री का सामान था, सेल्स का सामान था, ठीक है। नंबर 3 में आइए। नंबर 3 कह रहा है कि गुड्स लॉस्ट बाई थेफ्ट, सामान जो है क्या हुआ है, चोरी हुआ है, कितना का, 5,000 रुपये का। तो लॉस का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉस का एंट्री किधर होता है, डेबिट साइड होता है। तो पहले बताए थे कि खर्च का एंट्री और लॉस का एंट्री डेबिट साइड होता है। ये किसको समझ में नहीं आया था, ये तो बना सकता था, है ना, ये तो आसान था कि लॉस बाई, यहाँ पर ब्रैकेट में थेफ्ट कर देंगे ताकि पता लगे कि लॉस कैसे हुआ है, तो चोरी से हुआ है, ठीक है। इसका अकाउंट हम डीआर कर देंगे, कितना रुपया, 5,000 रुपया, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे जो है इसमें राज छिपा हुआ है कि जो सामान था ये क्या था, लॉस बाई थेफ्ट जो था वो हमारा खरीदा हुआ सामान था। अगर सामान खरीदा हुआ नहीं रहेगा तो चोरी हो गया तो हम उसका एंट्री करेंगे। ये गाड़ी जब तक शोरूम में है और शोरूम से चोरी हो जाए कोई मतलब है हमको, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब इसको खरीद कर अपना दुआरी पर ले आए, है ना, इसको परचेज करके हम दुआरी पर ले आए, अब अगर इसका चोरी होता है तो हमारा संपत्ति चोरी हुआ है। अब उसको हमको हिसाब में लिखना पड़ेगा कि हमारा 10 लाख रुपया गाड़ी चोरी हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको हिसाब में डालना पड़ेगा कि जो 5,000 रुपये का सामान था वो क्या था, हमारा खरीदा हुआ सामान था, ठीक है ना। तो ये खरीदा हुआ सामान था जो चोरी हुआ है, ठीक है। तो 5,000 रुपये का यहाँ एंट्री हमको परचेज में करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पर। नंबर 4, हाँ, जहाँ भी लॉस्ट है उसका सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। गुड्स लॉस्ट इन रेलवे ट्रांजिट, ठीक है, यहाँ भी बनाइएगा आप लॉस का अकाउंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉस में ब्रैकेट में क्या होगा, इन रेलवे ट्रांजिट। जितना क्लियर लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। कितना का सामान है, 6,000 रुपये का सामान है, ठीक है। अब ये भी आपका परचेज ही होगा, क्योंकि रेलवे में जो आपका नुकसान हुआ है, ये सामान आप खरीद के लाए, ठीक है। अब शोरूम से हम खरीद के लाए और दुआरी पर नहीं पहुंचा और रास्ते में क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। हम गए बाइक लेने के लिए, शोरूम से लेके निकले खरीद करके, नवादा से निकले, आइसुआ में आके एक्सीडेंट हो गया। अब वो नुकसान किसका है, शोरूम का है, वो तो आपका है। आप दिल्ली गए सामान लावे, आप दुकान चलाते हैं, दिल्ली से ट्रेन में माल लोड करके हम लेकर के आ रहे हैं और ट्रेन में क्या हुआ, डकैती हो गया, चोरी हो गया, ठीक है। तो अब उस सामान का जो नुकसान हुआ है उसका एंट्री अब कहाँ करिएगा, उसका एंट्री लॉस में करिएगा। लेकिन क्रेडिट साइड तो दिखाइएगा नहीं कि सामान हमारा खरीदा हुआ था, ठीक है। ये किस लिए दिखाते हैं, ताकि आपको उसका एंट्री परचेज में दिखेगा। ऐसे अगर हम लॉस खाली मार दिए डायरेक्ट तो पता लगेगा। अरे हमको परचेज में दिखाना पड़ेगा नहीं कि हम 1 लाख रुपए का सामान खरीदे थे, ठीक है, वो जो है यहाँ पर वो लॉस हो गया, ठीक है। ये दिखाना पड़ेगा। ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा, बिना खरीद ले हो सकता है, हम सामान खरीदे नहीं, हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको परचेज का एंट्री दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 6,000 रुपया। नंबर 5, नंबर 5 क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ रुपीज 1 लाख जो है ना 30,000 करेंट अकाउंट, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। नंबर फर्स्ट वाला है ना, नंबर फर्स्ट वाला क्या कह रहा है,
ये एफडी से करेंट अकाउंट में गया है, और यहाँ पर क्या हुआ है, करेंट अकाउंट से एफडी में आया है। बस खाली उलट दो उसको, ठीक है। क्या करना है इसको, ये जो ट्रांजेक्शन है इसको उलट देना है। अब यहाँ पर एफडी अकाउंट एन हो जाएगा, ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट आपका इधर हो जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है, खाली उलट देना है, ठीक है। आ गया समझ में। वहां पर क्या था, यहां से यहां जा रहा था, अब यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। बस कोई अंतर नहीं है, उसका उल्टा ट्रांजेक्शन है। और नंबर 6 में आइए। नंबर 6 क्या कह रहा है, बस सेम टू सेम 4 वाला है, ठीक है। तो यानी ट्रांजेक्शन को पढ़वे नहीं किया, अगर पढ़ता तो आधा से बेसी बन जाता, ठीक है। लॉस लॉस का 3 वो ट्रांजेक्शन है, ये तीनों आसान था। तो लॉस्ट यहाँ बिल बनाना है, लॉस्ट का अकाउंट, और क्या बनेगा इसमें, इन ट्रांजिट, रेलवे ट्रांजिट, यही ना है, रेलवे ट्रांजिट का बनेगा, ठीक है। कितना का है, 15,000 रुपये का है ना। सेम टू सेम वैसा ही है, परचेज किया हुआ सामान रहेगा 15,000 रुपये, ठीक है। 7वां में आइए आप। 7वां में देखो क्या कह रहा है, क्लेम एडमिटेड, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है कि जो हमारा सामान का नुकसान हुआ है उसका हम क्लेम तो करेंगे। क्लेम किसको करेंगे, अरे रेलवे करेंगे। हमारा नुकसान अगर रेलवे के अंदर हुआ है तो पैसा हमको रेलवे ने देगा जी, क्योंकि हम उसका इंश्योरेंस करवा के सामान लाते हैं। आप कहीं भी सामान लाते हैं तो उसका इंश्योरेंस रहता है। आप अगर रेलवे में सफर कर रहे हैं तो आपका भी इंश्योरेंस रहता है। अगर कोई घटना दुर्घटना होता है 2-4 लाख रुपए रेलवे आपको देगा, ठीक है। तो जब आपका इंश्योरेंस है तो आपका सामान का भी, जब आप पार्सल बुकिंग करते हैं ना, तो आपका सामान का भी इंश्योरेंस रहता है। आप अगर बुकिंग नहीं करिएगा तो इंश्योरेंस आपका नहीं रहेगा। आप अगर चुपके से बैग में बंद करके ला रहे हैं ना, तो उसका कोई जिम्मेवारी रेलवे का नहीं है। जैसे आप उठाए पुठाए बैग में डाल लिए, अब बैग चोरी हो गया, अब क्लेम करिएगा, उस सामान का रसीद है आपके पास नहीं है। लेकिन उसी सामान को हम रेलवे में क्या किए, जैसे अपना टिकट लेते हैं ना, तो उस सामान को भी हम बुक करते हैं रेलवे में कि हमारे पास इतना सामान इस चीज जा रहा है ना। आप अगर दिल्ली से बाइक लेकर के आइएगा तो उसका भी 2,000 रुपये का आपका पर्ची कटेगा बाइक का। बाइक क्या होगा, रेलवे का एगो माल वाला बोगी जो होता है उसमें डाल देता है, आप ही का ट्रेन में आप ही के साथ आएगा, वो भी सफर करके। आप अपना टिकट दिखाइएगा कि हम दिल्ली से बिहार पटना जा रहे हैं इस डेट में, तो उसी डेट में आपका गाड़ी भी जो है आपके साथ ट्रेन पर चढ़ेगा, बोगी खाली अलग रहेगा, ठीक है। आप पैसेंजर बोगी में रहिएगा, वो गुड्स बोगी में रहेगा। और आप यहाँ उतरिएगा पटना, वो भी साथ साथ आप वहाँ पर्ची दिखाइए, माल उतार करके गाड़ी आपको दे दिया, तो उसका भी 2,000 रुपये का पर्ची कटा। अब वहाँ पर क्या हो, रास्ता में कोई डकैत उसको लूट ले ट्रेन को, ठीक है, तो बाइक तो आपका ले गया डकैत उठा कर, तो उस केस में उसका इंश्योरेंस हुआ है, वो जितना का सामान आपका है उतना पैसा आपको रेलवे देगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो पर्ची से आप क्लेम करिएगा कि देखिए ये पर्ची हम बुक, पर्ची दिखाइएगा, देखिए सामान हम बुक किए थे, तो ही क्लेम यहाँ पर हुआ है, दिखा रहा है ना। क्लेम का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन नंबर कितना है 7, तो 12,000 रुपये का देखिए क्लेम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनाइएगा, डेबिट साइड, डेबिट साइड आपका क्लेम का अकाउंट बनेगा, ठीक है। क्लेम और ब्रैकेट में डालिएगा बाई रेलवे अथॉरिटी, रेलवे अथॉरिटी, ठीक है, 12,000 रुपये का, ठीक है। और यहाँ पर टू सेल्स बनेगा, यहाँ पर परचेज नहीं रहेगा क्लेम में, ठीक है, यहाँ पर सेल्स रहेगा। लॉस का बनेगा तो परचेज रहेगा, जब क्लेम का बनेगा तो यहाँ पर सेल्स का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो कुछ रूल्स होता है, इसको थोड़ा सा आप लोग को कुछ याद भी करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका हो गया, 7 को बन गया। आगे हम लोग देखते हैं, ऊपर से हटा रहे हैं, कै गो बन गया है, कॉपी पर कै गो लिख लिया है, 7 लिख लिया है ना।
चलो तुम 4 को हटाते हैं, ठीक है, बाकी 3 को है अभी यहाँ पर, ठीक है, लिखते भी जाएगा बीच बीच में क्योंकि बोर्ड भर जाता है। 7 के बाद 8 नंबर क्या कह रहा है, एक चेक रिसीव किया गया है, ठीक है, 12,000 रुपये का रेलवे क्लेम के रूप में। जैसे आप क्लेम करिएगा तो आपको चेक मिलेगा ना, पेमेंट दिया है रेलवे, तो वहीं पर जो है आपका दिया गया है। तो चेक रिसीव हुआ है, तो आया कौन है, चेक से पेमेंट आया है, तो डेबिट में क्या होगा, बैंक का अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट बनाइएगा डेबिट साइड, कितना का, 12,000 रुपये का, ठीक है। अब 2 में देने वाला कौन है, तो रेलवे क्लेम से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में हम रेलवे क्लेम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा जो है हमको रेलवे क्लेम से मिला है, तो इसलिए उसको एंट्री करना पड़ेगा। 12,000 रुपया आया कैसे, बैंक के थ्रू, यानी चेक आया तो बैंक आया, और दिया कौन, रेलवे दिया, लेकिन रेलवे किस रूप में दिया, रेलवे क्लेम के रूप में दिया, ठीक है। तो आपको दर्शाना पड़ेगा कि 12,000 रुपये रेलवे क्लेम से आया, ठीक है ना, इसको ऐसे समझिएगा। नंबर 9, लॉस बाई फायर, ये तो आसान है ना। तो डेबिट साइड क्या बनेगा, लॉस का अकाउंट बनेगा बाई फायर, ठीक है। कितना का है लॉस बाई फायर, 6,000 रुपये का, अरे 6,000 नहीं जी। नंबर 9 में लॉस बाई फायर 6,000, ठीक है, और फर्नीचर 11,000, तो फर्नीचर भी लिखिएगा यहाँ पे डेबिट साइड में, यानी कि 6,000 रुपये का आपका सामान जो है जल गया, और फर्नीचर लॉस हुआ कितना का, 11,000 रुपये का, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सामान हमारा जल गया, फर्नीचर या गुड्स, ये तो गुड्स था। जैसे अगर कहीं पर आग लगता है तो कुछ सामान जलेगा जो आपका बिकने वाला सामान है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं, लिखा हुआ है लॉस बाई फायर गुड्स। तो गुड्स मैंने वो सामान बिकने वाला था, अब खाली सामान जलेगा, सामान जो अलमारी में रखा है अलमारी जलेगा। तो अलमारी किस चीज का बना हुआ होता है, फर्नीचर का, ठीक है। तो कुर्सी टेबल और अलमारी जो आपका जला वो क्या था, वो सामान गुड्स नहीं था, वो सामान फर्नीचर में आता है। तो उसका एंट्री आप अलग किए हैं कि 11,000 रुपये का मेरा फर्नीचर का नुकसान हुआ है, 6,000 रुपये का मेरा सामान का नुकसान हुआ है, लेकिन ये सब तो आपका खरीदा हुआ सामान था, दान में तो नहीं मिला था, दान में मिलता है कुछ, ये सब खरीदा हुआ सामान था। तो यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा कि सब सामान जो है परचेज किया हुआ है। हम देखते हैं कि परचेज हर जगह डेबिट में आता है, लेकिन जैसे ही लॉस होता है तो परचेज कहाँ जाता है, परचेज क्रेडिट साइड आ जाता है। यहाँ पर परचेज डेबिट साइड नहीं होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो पहले हम लॉस का एंट्री डेबिट साइड करेंगे, परचेज जो है ऑटोमेटिक क्रेडिट साइड आ जाता है, ठीक है। तो 17,000 रुपया जो है आपका खरीदा हुआ था, जो आपका लॉस हुआ है, ठीक है। नंबर 10, नंबर 10 क्या कह रहा है, नंबर 10 में भी जो है आपका लॉस ही हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लॉस बाई फायर ही लिखना है। कितना का है जी, 15,000 का, लेकिन यहाँ पे रिटर्निंग वाला है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लॉस्ट बाई फायर एज एबव क्लेम मेड बट नॉट एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, है ना, 2,000 रुपये का, एंड एडमिटेड 15,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहा गया है कि 2,000 रुपये का क्लेम जो है वो नहीं हुआ एडमिट, ठीक है। क्लेम कितना का एडमिट हुआ, एडमिटेड 15,000 का हुआ है। तो जो नहीं एडमिट हुआ है उसका हम एंट्री नहीं करेंगे, जब माना ही नहीं गया। जैसे मान लिया जाए कि हम बोले कि नहीं हमारा सामान जो नुकसान हुआ वो 1 लाख का है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी जो है तो बोला नहीं आपका सामान का कीमत 80,000 है, ठीक है। आप तो 1 लाख बोल रहा है, लेकिन इंश्योरेंस वाला बोल रहा है नहीं 80,000 है, 20,000 रुपया हम आपको नहीं देंगे,
तो आपको एंट्री 80,000 का करना पड़ेगा। ठीक है, आपके बोलने से इंश्योरेंस सेक्शन नहीं होता, अगला जो बोलेगा वैल्यू लगाएगा उस हिसाब से। आप गाड़ी खरीद कर आए 1 लाख रुपया में, शोरूम से निकाल के लाए, रास्ते में कुछ हो गया, चोरी हो गया, आग लग गया, तो 1 लाख देगा इस कंपनी आपको? कंपनी आपको मैक्सिमम देगा तो 70 से 80,000 रुपये देगा। ठीक है, पूरी 1 लाख नहीं देगा, क्योंकि उसमें कटता है पूरा जो है इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है, कहीं भी 100% नहीं मिलता है। कुछ कर लीजिए, कुछ ना कुछ काटिए छाटिए लगे। हालांकि बहुत जगह बोलता है 0 डेप्थ है, पूरा दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ काट ही लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जो है परचेज रिटर्न का एंट्री बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है सामान जो खरीदा गया था उसका परचेज रिटर्न का एंट्री बनेगा, क्योंकि क्लेम मेड बट नॉट एडमिटेड बाई, यहाँ पे क्या हुआ, क्लेम किया गया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है क्या किया, 2,000 रुपया क्लेम एडमिट नहीं किया, क्लेम किया कितना का एडमिटेड, 15,000 किया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा आपका परचेज रिटर्न का बनेगा। ठीक है, नंबर 11, नंबर 11 क्या कर रहा है, 15,000 का चेक मिला है। अभी हम देखें कि नंबर 10 में क्या हुआ, 15,000 का इंश्योरेंस जो है क्लेम हुआ था, वही नंबर 11 में आकर के आपको पेमेंट मिल रहा है। तो 15,000 रुपये का चेक मिला है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक का अकाउंट बनेगा। अरे चेक आपके पास आया है, यानी क्या आया, बैंक से पैसा आया है, तो डेबिट साइड लिखिएगा ना, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या, ये हमको इंश्योरेंस क्लेम से मिला है। ठीक है, हम इंश्योरेंस क्लेम से लिख देंगे। ठीक है, तो स्पष्ट हो जाएगा कितना है, 15,000 रुपया। अब 2 में क्या आएगा, कौन दिया है पैसा, ही तो इंश्योरेंस कंपनी दिया है। ठीक है, तो उस कंपनी का नाम लिख दीजिएगा जो कंपनी आपको दिया है। ठीक है, तो चेक आ गया 15,000 का, देने वाला इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, यहाँ तक तो स्पष्ट है। 11 के बाद 12 नंबर आइए। 12 नंबर क्या कह रहा है, अजंता टेक्सटाइल जो है क्या हुआ है जे डेबिटर्स ऑफ 17,000 का कर्जदार है वो। ठीक है, 17,000 का वो कर्जदार है, लेकिन वो डिक्लेयर हो गया, क्या डिक्लेयर हो गया, इंस्टॉलमेंट है ना, इसको बोलते हैं देहाती भाषा में बोलते हैं कंगाली, है ना, बिजनेस के भाषा में क्या बोलते हैं, दिवालिया, यानी कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया। ठीक है, अब कंगाल दिवालिया हो गया तो पैसा तो देगा नहीं वो। ठीक है ना, तो इसका जो है एक नियम है कि कोई भी कर्ज अगर आपका डूब जाता है तो उसको बैड डेट कहा जाता है। बैड माने बुरा और डेट माने कर्ज, DEBT। ठीक है, DEBT गूगल कर लीजिएगा, डेट माने कर्ज होता है। ठीक है, DEBT, तो इसी का यहाँ पर अकाउंट बनता है, और हमको कंपनी में उसका एंट्री करना पड़ता है कि हम तुमको 10,000 का सामान दिए, अब उम्मीद है कि तुम नहीं देगा, हमको भाग गया, दिवालिया हो गया, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तुम्हारे नाम से बैड डेट का एगो अकाउंट हम बना देंगे कि अब बैड डेट में एक तो रहेगा नहीं, हो सकता है इसको दिए, तुमको दिए तो होने दिया, उसको दिए होने दिया, तो सबका अकाउंट में एंट्री करना पड़ेगा कि क्या है, ये बैड डेट में है। लेकिन बैड डेट एक प्रकार का क्या होता है, नुकसान होता है। बैड डेट क्या है, अरे नुकसान है ना जी, समझो कि हमारा सामान में आग लग गया, हम तुमको दिए, पैसा नहीं आया तो आग नहीं लग गया उसमें जी, क्या बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आग लगा नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि वो आग लग गया, चोरी हो गया, नुकसान हो गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, बैड डेट का एगो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, कितना का, 17,000। ठीक है, 17,000 रुपया का आपको जो है अकाउंट यहाँ पर DR में बनेगा। अब जो है बैड डेट किसके नाम पर बनेगा, ठीक है, नाम लिखना पड़ेगा, उसको छोड़ेंगे ना, उसका एंट्री मारेंगे कि 17,000 रुपया कौन लेके भागा हमारा, तो अजंता टेक्सटाइल लेके भागा है। ठीक है, अजंता टेक्सटाइल 17,000 रुपया लेके हमारा भागा है, तो दिवालिया हो गया। ठीक है, नंबर 13, ये क्या कह रहा है,
by dates recover. हाँ, अब देखो यहाँ पर रिकवर आया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको उम्मीद नहीं था कि वो पैसा मिलेगा, लेकिन वो पैसा रिकवर हो जाता है। क्या होता है ऐसा कि रिकवर कुछ दिन के बाद हुआ, तो हम उसको एंट्री डाल दिए थे कि बैड डेट है, ठीक है, लेकिन कुछ पैसा हमको आ गया, ठीक है ना। तो अब जो कुछ पैसा आ गया, तो पैसा तो आवेगा, तो नहीं कुछ है तो कैसे के रूप में नहीं आवेगा, रिकवर होगा तो कैश के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर चेक का तो जिक्र है नहीं। अगर लिखल रहता बैड डेट रिकवर बाई चेक, तो क्या लिखते हैं हम, बैंक का नाम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक का नाम नहीं है, इसका मतलब कैश के रूप में आया है। कितना आया है, 11,000. 11,000 रुपया आया है। लेकिन ये जो 11,000 रुपया आया है, कहाँ से आया है, True by debits recover. टू बाई डेट रिकवर से आया है, Recover. ठीक है। तो बाई डेट रिकवर का अकाउंट जो बनता है आपका, वो हमेशा क्रेडिट साइड बनता है, 11,000. ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाय डेट का अकाउंट कहाँ बनेगा, डेबिट साइड। बाय डेट का अकाउंट डेबिट साइड और बाय डेट रिकवर का अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आपका 13 का 13 ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसी के साथ एक्सरसाइज जो है आपका समाप्त होता है।